साथियों नमस्कार, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूं आपके सामने फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जीएस का हमारा जो प्रैक्टिस सेट चलता है वो प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं। टाइम 6 से लेकर 9 के बीच में रहता है, लेकिन ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। कोई बात नहीं। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी 2025 और आरपीएफ कांस्टेबल, इन तीनों एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट रहने वाली है क्लास। तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। रिवीजन क्लास है, एक बार अगर आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बाद ये रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए कितने नंबर, एक बार अपना अटेम्प्ट मुझे बताइएगा कि इतने क्वेश्चंस में आपके कितने सही हैं खुद से, ठीक है। चलिए बता दूं, प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है आपके, ठीक है, जो रेलवे पिछले अपने एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है और आगामी एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जीएस का सिर्फ एक ही तोड़ है, वो है बार बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, अटेम्प्ट करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, पहला प्रश्न है, भारत की तरफ से आने वाली समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि समुद्री मार्ग की जो खोज है वो पहले पुर्तगाली ने की थी, है ना। तो पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। ये मैं पे लिख देता हूँ, वास्को डी गामा। और ये कब आया था भारत? तो ये 1498 में भारत आया था और इसने समुद्री के किनारे से आपकी पूरी समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबर, फेरिडोज, वास्को डी गामा या गैलीलियो। तो वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में आया था। प्रश्न को याद रखिएगा और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी या कागज़। किसका ज्वलन जो ताप है वो कम रहता है, मतलब बहुत जल्दी ही ईजी ही जल जाता है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन में पेट्रोल, प्लास्टिक, देखो लकड़ी और कागज़ का तो कागज़ बहुत जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे ज्वलन ताप की बात हो रही है। तो प्लास्टिक नहीं होगा, लकड़ी तो हो ही नहीं सकता, कागज़ है नहीं, पेट्रोल इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोल में ही ज्वलन ताप सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूखी बर्फ़ किसका ठोस रूप है, ठोस रूप कहलाता है? तो क्वेश्चन ये है, ये लास्ट ईयर में आपको यहाँ पे लिख दिया है, 2019 के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। मैंने भी पेपर अटैम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे। सूखी बर्फ़ किसका ठोस रूप होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए रखे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन का राइट आंसर बहुत ही क्लियर वे में, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल ठोस रूप का, सूखी बर्फ का ठोस रूप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव, यानी कि जो बहुत छोटे कण होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, कवक है या फिर प्रोटोजोआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु है, यानी कि वो बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एक ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो आपके दूध को पचाने में भी काम आते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइट से अपने नोट्स बनाइए, उनमें लिखिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्रश्न का आंसर देख के और निकल जाना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मेरी रहती है वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था? तो मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ने आपका निर्माण करवाया था फतेहाबाद। ऑप्शन दिया है, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और तुगलकाबाद या तुगलकाबाद। तो जो फिरोजाबाद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोजाबाद का निर्माण कराया था तुगलकाबाद ने, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे प्रश्न गलत हो गया शायद, टाइप मिस्टेक सेकंड। निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, मतलब किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया? तो वो है फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है। चलिए, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा पब्लिक, यानी कि राइट किसने किया था उसको? तो ऑप्शन में दिया रहा है यहाँ पे, सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय और या किरण देसाई। चार ऑप्शन है, चारों लोगों की अलग अलग किताब लिखी हुई है सबने। तो ट्विंकल खन्ना की ये किताब है द स्मॉल गॉड ऑफ थिंग, ये अरुंधति रॉय की है। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अरुंधति रॉय की ये एक पुस्तक है द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? जो स्वराज पार्टी बनी थी
वो किसके द्वारा उसकी स्थापना हुई, बताइए। आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो आप बिल्कुल बताएं, कमेंट में ऑप्शन दें, और नहीं पता है तो सीखें। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई, सचिन सन्याल और जोगेश चटर्जी, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास। सी आर दास की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, चित्तरंजन दास उनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की जो संगठन पार्टी बनी थी उसे स्वराज पार्टी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? जैसे भी आप जानते हैं भारत रत्न एक भारत का सर्वोच्च सम्मान देने वाला पुरस्कार है। जैसे हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें सबसे टॉप पे जो शीर्ष पे रखा गया है वो है भारत का भारत रत्न। तो भारत रत्न किस किस को मिल चुका है और कब मिल चुका है, इस पर बात कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो फिलहाल में मिला हुआ है वो तो लता मंगेशकर जी, पहला तो नहीं है लेकिन लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर जी को भी मिल चुका है, उन्होंने 2014 मिला है। ध्यानचंद्र जो हैं उनको पद्म विभूषण मिला है, उनको भारत रत्न नहीं मिला। जो हॉकी के जादूगर हैं, जो मेजर ध्यानचंद कहलाते हैं, वो 1992 में उन्हें भारत रत्न 1956 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था। ठीक है, तो सत्यजीत जे इन तीनों को मिल चुका है लेकिन मेजर ध्यानचंद जी को नहीं मिला है। तो यही ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से किसको भारत रत्न नहीं सम्मानित किया गया, वो है मेजर ध्यानचंद जी। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? क्वेश्चन रिपीट किया मैंने एक बार, जिसको नहीं आता है वो एक बार सीखे और जिसको आता है वो अटेम्प्ट करे और खुद में स्कोर बढ़ाए। ये वो प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे और आगे भी पूछे जाते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974 में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तंतुओं यानी कि किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जैसे कि आप देखे होंगे जो जेड क्लास सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, तो उसमें किस तत्वों का यानी किस एलिमेंट का यूज होता है ताकि वो गोली जो भी है वो पार वगैरह नहीं होती और मतलब हानि नहीं होती है किसी भी व्यक्ति को? ऑप्शन में है नायलॉन 66, टेरिलॉन, केवलर, लैक्सन। ये सारे वो पदार्थ हैं जो किसी भी चीज़ को उसका जो गति होती है ना, गति को कम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन में आपको बता दूं, केवलर नाम का एक तत्व होता है जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है, जहाँ से बुलेट आप कभी चलाएं तो वहाँ पे इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी मौत वगैरह नहीं होगी, आप बच जाएंगे, घायल होकर बच जाएंगे। तो वो उसमें पाया जाता है, उस तत्व का नाम है केवलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। आप लोग तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए फिर तैयारी आपको बहुत ज़्यादा तरीके से करनी पड़ेगी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस। आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था जय हिंद का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर जिसको नहीं आता है एक बार नोट कर ले और अब नहीं भूले आगे। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में से पहली बार चुनाव कराए गए? यानी कि जो चुनाव आयोग है वो पहली बार कराया गया था। ठीक है, तो किसके राज्य में? क्योंकि आपको अब भी जानते हैं कि 1947 से पहले वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर बाद में बने, पहले वायसराय हुआ करते थे। वायसराय को बोला, जैसे वायसराय का नाम बता दूं, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। तो इस तरीके से इन्हें लॉर्ड मत बोला कीजिए, अंग्रेज थे ये, सिर्फ नाम लीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि आपका सबसे पहले 11 राज्यों में जो पहली बार चुनाव कराए गए थे वो इनके शासनकाल में कराए गए थे। जैसे पहले राजा हुआ करते थे वे उन्हीं को वायसराय बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने 2022 में अपने खेल जीवन से संन्यास ले लिया? ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं, इन चारों में से किसी एक ने 2022 में अपने खेल से जीवन काल से संन्यास ले लिया। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, नेहवाल, नोवाक जोकोविच, नडाल और फेडरर। अच्छा बताइए, नडाल किस किस खेल से संबंध रखते हैं, फेडरर किस खेल से संबंध रखते हैं, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको बता दूं, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये सारे। नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी हैं। 2022 में 41 वर्ष में इन्होंने टेनिस जीता था। आंसर फेडरर हो जाएगा। फेडरर अपने जीवन से खेल संन्यास से संन्यास ले रहे हैं, 2022 में ले चुके हैं। ये करंट का क्वेश्चन था लेकिन अभी पुराना हो गया, लेकिन आप फिर भी दिमाग में रखिए, क्योंकि देखिए रेलवे हमेशा 1 से 1.5 साल पुराना करंट पूछता है, इंस्टेंट वाला बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर आप सोच रहे हैं कल क्या हुआ है, वो नहीं पूछेगा। कम से कम 6 महीने पहले का और अधिकतर 1.5 साल पहले का, इससे ज़्यादा का वो नहीं पूछता। ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज के लिए रखिए, अगर अटैम्प्ट आया तो आप पीछे नहीं हटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको पहले ही बोला था, अनुसंधान और ये जो पूरे हब होते हैं ये पूरे भारत में जगह जगह हैं, जैसे दवाई का, ठीक है, सब्जी का। अब जैसे सब्जी का ही वाराणसी में है, ठीक है, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, गुजरात, धोलावीरा, वाराणसी, अजमेर। तो वाराणसी में है ये, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान है। अच्छा, कब बना था ये बताइए, चलिए कब बना था? मैं आपको बता दूं, 1999 में, 1999 में ये बनाया गया था। अजमेर का क्या प्रसिद्ध है? अजमेर का मैं आपको बता दूं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जहाँ पे दरगाह है, जो कि बहुत ही फेमस है, लोग अक्सर करके वहाँ जाते हैं तो घूम के आते हैं। लखनऊ में क्या फेमस है? लखनऊ किस नदी के किनारे है बताइए? लखनऊ किस नदी के किनारे है ये बताया, पूछा जाए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे? क्वेश्चन बनता है, ये बहुत अक्सर करके प्रश्न बना है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। लखनऊ में पुलिस का अध्यक्ष का बोर्ड का ऑफिस भी है, ठीक है, ये भी फेमस है। और गुजरात में धोलावीरा नाम से एक जगह है जो कि फेमस है, अक्सर करके प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? जो सेल बोलते हैं जिसे, उसका पावर हाउस किसे कहते हैं? जैसे हर चीज़ का एक ऐसा बटन होता है, एक ऐसा पावर हाउस होता है जहाँ से वो पूरा जनरेट हो रहा होता है। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? अमीबा को, राइबोसोम को, पाइका को, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, फूल के बीच में ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसका ही बताइए आप। कोशिका का पावर हाउस तो बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यहीं से जनरेट होती है पूरी हमारी कोशिका की सेल की पावर, ठीक है। चलिए, फूल के बीच में मौजूद पीले रंग के धूल को क्या कहते हैं? मतलब फूल जो होता है, एक फ्लावर होता है, उसके बीच में देखा है आपने छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं, बहुत माइनर सी, तो उनको क्या बोलते हैं ये पूछा जा रहा है। पुंकेश्वर, परागण, फेमिना, मलंत। देखो मलंत तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फेमिना आप समझते हैं क्या बोलते हैं? फेमिना जो पत्ती के साइड से जो हल्के हल्के रेशेज होते हैं उनको बोलते हैं। परागकण ये भी नहीं होगा, पुंकेश्वर नहीं होगा, परागकण होगा, ठीक है। फूल के बीच में पीले रंग के धूल को कहते हैं परागकण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसदीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न है, मिक्स क्वेश्चन है ये, समझिए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? आप भी जानते हैं हमारे पूरे 395 आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, अभी तो ज़्यादा बढ़ गए हैं, अभी 410 के समथिंग हो गए हैं, लेकिन 395 इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कौन सा अनुच्छेद यानी कि विच आर्टिकल्स डू हैव भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि ये शक्ति प्रदान करता है कि आप ये कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254 या आर्टिकल 256? व्हाट इज द आंसर? चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368। 368 में आप भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है ये आर्टिकल आपको। चलिए, पारंपरिक टप्पू नृत्य मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आपके लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ये बहुत पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा।
चलिए प्रश्न का आंसर बताइए। पारंपरिक टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में? हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं बताएंगे आप? चलिए, भरतनाट्यम लिखिए, कथकली, भरतनाट्यम कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। ठीक है, 2 आप बताइए। पारंपरिक टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बता देता हूँ आपको, ये है मोनपा जनजाति से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का टप्पू नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मोनपा जनजाति इसको मनाती है। और मध्य प्रदेश का एक है ज्वारी मटका। ज्वारी मटका बहुत पारंपरिक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की थी? क्योंकि आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च तो अभी हुआ था 2024 में, लेकिन इसको घोषणा पहले कर दी गई थी कि हम कब लॉन्च कर देंगे, तो वो आपको डेट बतानी है। 2022, 2024, 2023 और 2025। विच इज़ द राइट आंसर बताइए। अच्छा, इसरो है क्या ये बता दीजिए। चलिए, इसरो है क्या? इसरो एक अंतरिक्ष कंपनी है जो नासा में है। ठीक है, हाँ, भारतीय अंतरिक्ष कंपनी है जो कि नासा में है। इसको रेगुलेट किया गया था 2022 में ही बताया गया था कि चंद्रयान 3 आपको लॉन्च करना है, तो वो फिर 2024 में भी लॉन्च हुआ था जो कि सफल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? धामेक स्तूप जो था उसका निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन बार बार अटेम्प्ट करने से आपको प्रैक्टिस बनती है, आप सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। बताइए, धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर होगा इसका अशोक। अशोक ने इसका निर्माण धामेक स्तूप का करवाया था 1965 में। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, क्लास नहीं समझ आ रही है बार बार देखिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं जगाया जाता है कि हाँ यार हमारा मन नहीं लग रहा है, ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई आपको तभी, हर वो काम आपको तब करना पड़ेगा जब आपका मन नहीं लगेगा, तभी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपका मन लग रहा है कि मैं ये मन कर रहा हूँ, लोग कहते हैं मन कर लो, मन से पढ़ लो, ऐसे नहीं होता है। मन तो लगता ही नहीं पढ़ाई में, किसी का भी नहीं लगेगा। 8 घंटे बैठना इट्स नॉट ईजी। अगर आप बैठ पा रहे हैं तो फिर आप 10% लोगों में शामिल हो गए हैं सफलता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। लोहे के खुले छड़ में, ये टाइपिंग की थोड़ी गलती है यहाँ पे, वर्ड उसने गलत कर दिया। लोहे की खुली छड़ में जब उस पर भूरी परत की एक लेयर बन जाती है उसे क्या कहते हैं? कितना इजी क्वेश्चन। अगर आप इसका भी आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। इसका राइट ही बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जंग है, ठीक है ना, जंग को बोलते हैं, वो जो भूरी तरह के बिल्कुल जो परत जम जाती है उसको जंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंशज भारत के किस प्रकार के भाग में अधिकतर शासन करते हैं? जो चोल वंशज थे वो भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये चोल वंशज जो है ये दक्षिण में, भारत के दक्षिण में सबसे अधिक शासन किया था इन्होंने, चोल वंशों ने। हाँ, ऑप्शन में ये दिशाएं पूछ रहे हैं तो दिशाएं बताई गई हैं दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति को बताने के लिए नियमों को क्या कहा जाता है? जो ग्रह होते हैं हमारे, ग्रह चाल चलती है पूरे एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, तो वो किसके नियम के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कहा जाता है उनको? जैसे कि बोलते हैं गति के नियम, न्यूटन के नियम, द मॉर्गन के नियम या केपलर के नियम। तो मैं आपको बता दूं ग्रह की खोज करने वाला ही केपलर था, तो केपलर के नाम पे ही केपलर के नियम इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? केपलर के नियम इसका आंसर हो जाएगा। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस पर। भारत के नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य सरकार? कौन करता है इसका शासन, बताइए, नियुक्त कौन करता है? चलिए, ये गवर्नमेंट सरकार, राज्य सरकार करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है ये। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति होगा नहीं, भारत के राज्यपाल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कोई काम ही नहीं है। नगर पालिका के लिए राज्य सरकार नियुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप भी जानते हैं पका हुआ टमाटर, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस। हमारा पूरे वातावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं या तो वो भौतिक तरीके से हो रही हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें सारी लागू होती हैं। हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये हमारी फिजिकल लाइफ में भी काम आती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? तो ये पूछा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो काम ही नहीं है। हार्मोन, विटामिन या कैरोटीनॉइड? तो आंसर कैरोटीनॉइड हो जाएगा। कैरोटीनॉइड नाम का एक हार्मोन है, वो अप्लाई हो जाता है, उसकी उपस्थिति में टमाटर का जो रंग है वो लाल हो जाता है। चलिए, पराबैंगनी समझते हैं, यूवी रेज जो होती हैं हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो पराबैंगनी यूवी रेज क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? क्योंकि पराबैंगनी जो किरणें हैं बहुत क्षति पहुंचाती हैं हमारे वातावरण को, ठीक है ना, जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे एक वर्णक का यूज़ किया जाता है, वो क्या नाम है उसका, ये पूछ रहा है। जेन्योफिल, पर्णरहित क्लोरोफिल या फाइनोकॉन्सिल या फिर कैरोटीनॉइड? इसका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनल, ठीक है, फाइकोसाइनल इज द राइट आंसर। पराबैंगनी यूवी रेज से हमारे पादपों को प्रोटेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? अम्लीय वर्षा मतलब बारिश का, जो बारिश का पानी है उसमें अधिकता किस चीज़ की होती है? कार्बोनिक अम्ल की, हाइड्रोलिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की? बताइए आप लोग। कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि क्लास को स्पीड इसलिए चल रही है बिकॉज वो चीज़ें वो हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये तो सिर्फ रिवीजन क्लास है। आरपीएफ वालों के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये क्लास। अच्छा चलिए, तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला बता देता हूँ, H2SO4। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला याद रख लीजिए, H2SO4 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1974 में की गई थी और 500 कर्मचारी से ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी 500 कर्मचारियों के साथ। चलिए, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? यानी कि जो नील नदी है उसे हम किसी एक देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी है वो है गंगा। गंगा की लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है ये, ठीक है ना, लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। तो नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र की, ठीक है, मिस्र की सबसे लंबी नदी है। वैसे अगर पूरे विश्व की बात आ जाए, जहाँ पे पूरे विश्व की बात कर लें तो सबसे लंबी नदी गंगा भी पीछे छूट जाती है, वो है सबसे लंबी नील नदी होती है, ठीक है। भारत में मुख्यतः बोडो भाषा का बोली का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम? चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग रिवीजन ठीक से करिए, पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत की मुख्य बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है, ठीक है भाई। असम में आपकी बोडो भाषा बहुत अधिकतर उपयोग होता है उसका, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया? बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनवाया है, किसने बनवाया है और कब बनवाया है? प्रश्न का आंसर करिए। जिनको नहीं पता है सीखें, और पता है तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप आगे बढ़ेंगे।
बताइए, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? चलिए बता दूं आपको, 13वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। हम्म बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और ये राजा नरसिंह प्रथम देव को जानते हैं, उनके द्वारा शासनकाल में बनाया था। और इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर, समझते हैं, 35 किलोमीटर दूर बनाया जाता है, उत्तरी पूर्व में। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पूर्व में ये बनवाया गया है। राजा नरसिंह देव बर्मन प्रथम, हाँ, नरसिंह देव राय प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी आपको पता है 10% क्वेश्चन ऐसे पूछता है रेलवे जो आपके दिमाग में भी नहीं है, जो पढ़ के भी आप नहीं जाएंगे ना तो भी आप कर देंगे। लेकिन उनका मतलब सिलेक्शन से नहीं होता ना मेरे भाई। कम से कम सिलेक्शन करने के लिए आपको 100%, भूल जाओ कि आप 70 नंबर लेके आ जाओगे, आप 80 नंबर लेके आ जाओगे। आजकल तो पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे ना, तब जाके सिलेक्शन की उम्मीद करें आप। आपने कुछ भी छोड़ा तो सिलेक्शन से बहुत दूर हैं आप। तो बार बार जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनको दिमाग में रखिए। कभी भी ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए एग्ज़ाम में और आपके दिमाग से निकल जाए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर 0.05 नंबर से आप अपने एग्ज़ाम में चूक जाते हैं। चलिए, मानवों में सबसे बड़ा त्वचा का अंग होता है, तो देखो, त्वचा, बड़ी आंत, यकृत या छोटी आंत। देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत तो बड़ी बात हो गई। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी पे माउंट में पाई जाती है, अमाउंट में, वो है हमारी त्वचा। यानी कि हमारी जो ऊपर लेयर है, ये त्वचा हमारी सबसे ज़्यादा अंग में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर त्वचा ही होता है। ठीक है, अंदर किसी बॉडी के पार्ट की बात नहीं हो रही है, उसने पूछा अंग, तो त्वचा हमारी एक अंग में ही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोहा तथा इस्पात का संयंत्र कहाँ स्थित है? जो लोहा छत्तीसगढ़ में है, लोहा का जो संयंत्र है, यानी कि एक भंडारण बोलते हैं जिसे, वो कहाँ स्थित है? बर्नपुर, सलेम, भिलाई या बोकारो? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, भिलाई में है ये। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोहे का बहुत बड़ा भंडारण है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के बांग्लादेश की मुद्रा का नाम, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन। बरुलेक, दिनार, पैसो या टका? सबको पता है टका इसका आंसर सही है। बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वो है टका। चलिए 35 क्वेश्चन है। कौन सा राज्य एक प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य है? रिवीजन क्लास है ये, एक बार अगर आप लोग बोलेंगे प्रश्न तो आप करा चुके हैं, तो ये रिवीजन क्लास है। कौन सा राज्य एक प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य है? तो वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है भारत की। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर का जो राज्य है वो कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबर वहाँ पे फसल से पैदा होती है, फिर बनाई जाती है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है ना, कांग्रेस भी एक बार टूटी थी, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय ध्वज की लंबाई, क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत होने चाहिए आपके। जब गलत हो गए तब हो गए, अब गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अब गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रश्न बहुत गलत हो चुके हैं। चलिए, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को इसको डिज़ाइन को अपना लिया था। पिंगली वेंकैया ने इस हमारे झंडे की जो है
उसका डिज़ाइन बनाया था। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके आधारित क्षेत्रों में संबंधित हम किस आर्टिकल्स में हैं? तो वो ये गलत हो गया यहाँ पे प्रश्न, इसमें प्रथम आंसर गलत होगा, प्रथम नहीं है, चतुर्थ होगा, ठीक है, चतुर्थ, चौथे आर्टिकल में, चौथी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ कराया गया? आपको भी पता है गणपति उत्सव पहले नहीं मनाया जाता था, ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका आरंभ करवाया था और 1893 में गणेश उत्सव, जो महाराष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्व है, वो मनाना स्टार्ट हुआ। भारत की संविधान सभा कब गठित की गई? जो संविधान सभा है वो कब गठित की गई? 1947 में, 1948 में, 1946 में, 1945 में? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1946, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, दिक्कत आपको होने वाली है अगर आपने ठीक से याद नहीं किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2014 और 2 अक्टूबर 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आप भी जानते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है, तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा, पांडुचेरी। तो गोवा हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा ही एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पांडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। पीली क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? अभी रिसेंटली मैंने आपको खुद से पढ़ाया है, समझाया है। तो तिलहन उत्पादन, दालें का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, ये पीली क्रांति का संबंध है। यहाँ से मत्स्य पालन होता है मछली के लिए, ठीक है, फल उत्पादन होता है फलों के लिए। भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? पहले तो ये बता दीजिए अभी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो अभी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। हाँ, विपुल कृष्ण, नंद किशोर सिंह, शक्तिकांत दास या वाईवी रेड्डी? इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? अभी रिसेंटली क्वेश्चन कराए आपको, तो मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यकता या प्रधान फसल है? तो वो है चावल। कॉफ़ी कहाँ की है? कर्नाटक की। चाय कहाँ की है? असम की। बीदर कला भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन बनता है बीदर कला, ये लास्ट क्वेश्चन है। बीदर कला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर कला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक स्टेट है, वहाँ पे है। गुजरात में क्या फेमस है? धोलावीरा। राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कॉफ़ी का, मसालों का केरल में, कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी और बहुत अच्छे से आप इस क्लास को कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और अच्छी लगे तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर अच्छी लगे तो, और बाकी हेल्प तो आपकी करते ही रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।